चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के इतिहास और कई महत्वपूर्ण उपागम और विधियाँ। ठीक है, इसमें 15 शिक्षण विधियों के बारे में वर्णन है और इसमें से सीजीटेट और सीटेट में हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों में प्रश्न आते हैं। क्योंकि देखो आपका जो हिंदी है, मतलब सीजीटेट जो है, तो सीजीटेट में तो आपका हिंदी में पेडागोजी नहीं है, लेकिन जो सीटेट है ना, तो सीटेट में हिंदी पेडागोजी आपको हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें आपका पारंपरिक विधि है, ट्रेडिशनल मेथड, है ना। तो पारंपरिक विधि में कौन कौन सी विधि उसको देखते हैं। सबसे पहला है व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको जीटीएम बोल सकते हैं। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि में हम क्या करते हैं, यह सबसे पुरानी विधि है। इसमें विदेशी भाषा के वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी विदेशी भाषा के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग मातृभाषा में क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। फोकस किस पर किया जाता है, व्याकरण के नियमों और शब्दावली को रटने पर फोकस किया जाता है। इसमें कमी क्या होती है, इसमें देखिए बोलने और सुनने के कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना। मतलब इसमें रटन प्रणाली पर आधारित है, समझिए इसको। तो जीटीएम में क्या होता है, इसमें जो विदेशी वाक्य है उसको हम लोग मातृभाषा में क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको। किस पर फोकस किया जाता है, इसमें व्याकरण के नियम और शब्दावली को रटने पर फोकस किया जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो इस डायरेक्ट मेथड को प्राकृतिक विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विधि कहते हैं। इसमें मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है ना। इसमें मातृभाषा नहीं बोलना नहीं रहता है। इसके बाद देखिए फोकस है, तो सीधे लक्ष्य भाषा में बातचीत करने पर फोकस किया जाता है। जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है, जैसे कि मान के चलिए इंग्लिश है या कोई दूसरा लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, है ना, तो उसमें सीधे सीधे उसी पर ही फोकस किया जाता है। सिद्धांत है, जैसे बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है वैसे ही दूसरी भाषा सीखे, है ना। जिस प्रकार से जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा को सीखता है, वैसे ही वो क्या हो, वहाँ पे द्वितीय भाषा को भी सीखे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेकंड भाषा को पढ़ाने, बोलने और सीखने पर ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रथम भाषा को बोलने पे। इसके बाद देखिए एएलएम है, इसमें आपका एएलएम है श्रव्य भाषाई विधि। इसे आर्मी मेथड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इस मेथड को, आर्मी मेथड भी कहा जाता है। इसमें टेप रिकॉर्डर या शिक्षक को सुनकर बार बार दोहराते हैं, मतलब ड्रिल वर्क करते हैं, है ना। शिक्षक जो बोलेगा उसको सुनना है, सुन करके बार बार क्या करता है, दोहराता है। इसमें फोकस किस पर किया जाता है, सही उच्चारण पर और रटने की आदत पर बल दिया जाता है। चलिए, इसके बाद देखिए मानवतावादी और प्रयोगात्मक विधि है, ह्यूमनिस्टिक एंड द एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो देखिए सबसे पहला है ये है आपका मुख विधि, द साइलेंट वे। अब देखिए जो साइलेंट वे है किस पर आधारित, छात्र की भावना और मनोविज्ञान पर केंद्रित है। मुख विधि, द साइलेंट वे, इसमें शिक्षक कक्षा में 90% चुप रहता है और केवल इशारों या रंगीन चार्ट का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इशारों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छात्र शिक्षक पर निर्भर रहें और स्वयं समस्या का हल करें। अब इसका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, ताकि जो छात्र हैं वो शिक्षक पर निर्भर ना रहें, बल्कि वो क्या करें, स्वयं समस्या समाधान करें। सुझाव विधि, सजेस्टोपीडिया, इसे डी सजेस्टोपीडिया भी कहते हैं। इसमें कक्षा का माहौल बहुत आरामदायक बना जाता है, हल्का संगीत, आरामदायक कुर्सियाँ। सिद्धांत, जब दिमाग तनाव मुक्त होता है तो वह तेज़ी से सीखता है ना। तो सजेस्टिव पीडिया में क्या होता है, जो कक्षा जो होता है उसको, उसका जो माहौल होता है उसको आरामदायक बनाया जाता है, कंफर्टेबल बनाया जाता है। जैसे थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक चलता रहे, वहाँ पर आरामदायक कुर्सियाँ लगी रहें, ताकि जो उसका जो दिमाग है जो तनाव युक्त था वो तनाव युक्त से क्या हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए और वो तेज़ी से सीख सके। चलिए, इसके बाद है CLL है आपका अगला है ना, सामुदायिक भाषा अधिगम, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इसमें एक शिक्षक एक काउंसलर की तरह होता है और छात्र क्लाइंट की तरह होता है। तो CLL में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो काउंसलर होता है और छात्र क्या होता है, एक क्लाइंट होता है। फोकस किस पर किया जाता है, छात्र अपनी भावनाओं को, बातों को साझा करते हैं तथा शिक्षक उन्हें लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके मदद करता है
है ना। तो छात्र क्या करता है, जो भी अपनी समस्या होता है, जो भी बातें जो होती है, जो भी भावनाएं होती है, उसको क्या करता है, शिक्षक के सामने रखता है। और शिक्षक क्या करता है, उसको जो लक्ष्य भाषा है, टारगेटेड लैंग्वेज है, उसमें वो क्या करता है, उसको अनुवाद करता है। इसके बाद देखिए TPR है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यह छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन है। इसमें शिक्षक कोई आदेश देता है, जैसे खड़े हो जाओ, कूदो, और छात्र उसको करके दिखाता है ना। तो एक प्रकार की एक्टिविटी है आपका TRP, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। सिद्धांत, शारीरिक हलचल के साथ भाषा जल्दी याद होती है। तो इसमें क्या माना जाता है कि जो शारीरिक हलचल जब होगी तो उसमें भाषा विकास भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न और कम्युनिकेटिव मेथड्स देखते हैं, जो अभी आपका इधर चलता है। इसमें सबसे पहले है CLT है, देखिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। विवरण है, यह आज की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसमें व्याकरण की शुद्धि को ज़्यादा बातचीत और अर्थ समझने पर जोर दिया जाता है। गतिविधि क्या है, रोल प्ले है, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सब किया जाता है। इसमें कार्य आधारित शिक्षण है इसमें। ठीक है, देखो CLT में क्या करते हैं, एक लोकप्रिय विधि है। व्याकरण की शुद्धता से ज़्यादा बातचीत और अर्थ समझने पर जोर दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो व्याकरण है एज इट इज उसमें उपयोग करें। इसमें बातचीत, कम्युनिकेट करने और उसको समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, किस पे, CLT पे। जैसे रोल प्ले है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए TBLT है आपका, कार्य आधारित शिक्षण, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। छात्रों को एक टास्क काम दिया जाता है। भाषा केवल उस काम को पूरा करने का एक साधन होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे टास्क दे दिए जाते हैं, है ना। और जो जो भाषा जो होती है, वो भाषा क्या करता है, उस टास्क को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। फोकस किया जाता है काम पूरा करने पर, टास्क कंप्लीट करने पे फोकस किया जाता है उसमें। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेचुरल अप्रोच है आपका, है ना, प्राकृतिक उपागम। तो इसको स्टीफन क्रैशन क्रैशन ने दिया था इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये जो नेचुरल विधि है उसको किसने दिया था। विवरण, इसमें व्याकरण के दबाव के बिना तनाव मुक्त माहौल में भाषा का इनपुट दिया जाता है। बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जब तक छात्र तैयार ना हो। तो इसमें दबाव नहीं बनाया जाता है, तनाव मुक्त माहौल होता है। और जो भी भाषा होती है वो सिखाई जाती है, और बच्चे जी यदि उसकी इच्छा हो रही है, ये एकदम तैयार है कि हाँ मेरे को बोलना है, तभी वो क्या करता है, यहाँ पे बोलता है। चलिए, इसके बाद है CLIL है आपका, कंटेंट एंड द लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें भाषा को अलग से नहीं बल्कि किसी अन्य विषय को पढ़ाते हुए सिखाया जाता है। मतलब कोई अन्य विषय जैसे विज्ञान, भूगोल, ऐसा कोई पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, और उसके साथ साथ ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को यदि भाषा सिखाते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, CLIL के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण देखिए, अंग्रेजी भाषा में विज्ञान पढ़ाना, मान लो हम लोग अंग्रेजी भाषा में हैं और हम लोग विज्ञान पढ़ा रहे हैं, या विज्ञान भाषा में है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए अदर भी हैं यहाँ पे, अन्य भी है। जैसे सबसे पहला है संरचनात्मक उपागम है, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। शब्दों के बजाय वाक्यों की बनावट को क्रम से सिखाना। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सिखाएंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच है तो ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों की बनावट को क्रम से सिखाते हैं। इसके बाद देखिए शाब्दिक उपागम है, लेक्सिकल अप्रोचेस है। भाषा में व्याकरण के बजाय शुद्ध शब्दों के रूप में देखना। तो जो व्याकरण को ना देखना, हम लोग को क्या करना है, शब्द समूह को देखना है। इसको देखते हैं, इसमें शब्द समूह को देखते हैं। जैसे हाउ डू यू डू को एक शब्द की तरह रटना, ना कि व्याकरण के नियम से। ठीक है, तो इसमें रटने पर फोकस है, शाब्दिक उपागम मतलब शब्दों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद है योग्यता आधारित शिक्षण, CBLT है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। यह इस पर आधारित है कि छात्र भाषा सीखने के बाद वास्तव में क्या कर सकते हैं। जैसे मैं अपना परिचय दे सकता हूँ, है ना। तो योग्यता है शिक्षण, मतलब ऐसे पढ़ाओ कि उसकी जो योग्यता है वो बढ़ जाए, है ना। वास्तव में जो चीज़ सीख रहा है उसको बोल ले, समझ ले, कर सके, इस पर फोकस किया जाता है CBLT में। इसके बाद है सहयोगात्मक शिक्षण है, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग। छात्र छोटे समूह में एक दूसरे की मदद करते हुए सीखते हैं, जिसमें सामाजिक कौशल और भाषा दोनों का विकास होता है। जैसे छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिए, छोटे छोटे ग्रुप में बांटने के बाद वो आपस में क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, है ना। कोई वाद विवाद कर रहे हैं या किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब किस पर आ जाएगा, आपका कोऑपरेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर आ जाएगा।
ठीक है, अब इसके बाद देखिए और है आपका नीचे शीर्ष प्रसंस्करण, बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप, तो देखिए बॉटम अप में क्या होता है, इसमें हम छोटे भाग से पूरे की ओर जाते हैं, है ना। छोटे भाग से स्टार्ट करते हैं और कहाँ चलते हैं, पूरे की ओर चलते हैं। इस उपागम में कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी सूचना को समझने के लिए छोटे विशिष्ट मार्गों भागों पर निर्भर करता है। यह एक पाठ आधारित प्रक्रिया है। विचार है, यह मानता है कि अर्थ को तभी समझा जा सकता है जब भाषा के सभी छोटे 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 हिस्से सही ढंग से डिकोड किए गए हों। इसके बाद देखिए प्रवाह कैसा होता है, इसमें अक्षर ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य, फिर पूरा हम उसके बाद क्या करते हैं, अर्थ सिखाते हैं। कक्षा का उदाहरण जैसे पढ़ाना है, एक छात्र पहले अक्षरों को पहचानता है जैसे कमल, फिर उन्हें जोड़कर बनाता है कमल, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाता है। तो ये क्या है आपका बॉटम अप विधि है। शिक्षण विधियों में यह स्वर विज्ञान और व्याकरणिक विश्लेषण पर जोर देता है। उपयोग यह उपयोगम उन शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है जिन्हें भाषा की मूल संरचना नहीं पता होती है ना। जो भाषा की मूल संरचना नहीं जानते हैं, ये उनके लिए उपयोगी होता है। यह एक दीवार को ईंट ईंट करके बनाने जैसा है। यदि एक भी ईंट गायब है तो पूरी दीवार प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि जो हम लोग बॉटम अप जो मेथड जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की ओर जाते हैं, है ना। मतलब मान के चलो हम लोग को भाषा सीखने से सबसे पहले शब्द पता होना चाहिए, वर्ण पता होना चाहिए, है ना। फिर वर्ण को जोड़ते हुए हम शब्द बनाते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है तो इसको क्या कहा जाता है, आपका बॉटम अप के अंतर्गत आता है ना। इसका क्रम भी याद रखना, क्रम पूछ सकता है सी टेट में। इसके बाद है टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, फ्रॉम होल टू पार्ट है, पूरे भाग से छोटे भाग की ओर जाएंगे अब हम लोग। जस्ट इसके पहले वाले का अपोजिट है ये। इसी उपागम में शिक्षार्थी संदर्भ, पूर्व ज्ञान और अपेक्षाओं का उपयोग करके सूचना को समझता है। यह एक ज्ञान आधारित प्रक्रिया है। तो पहले क्या किया यहाँ पे देखो, संदर्भ, पूर्व ज्ञान और अपेक्षाओं का उपयोग करके सूचना समझता है। सबसे पहले जो भी पूर्व ज्ञान है उसके पास, है ना, जो भी जो संदर्भ है उसको पहले समझता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उपयोग करके सूचना को समझने का कोशिश करता है। यह एक ज्ञान आधारित शिक्षण है। मुख्य विचार है, यह मानता है कि हम अपनी पिछली जानकारी का उपयोग करके पाठ या बातचीत के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो जस्ट अपोजिट रहेगा, इसमें शीर्ष है, फिर उसके बाद अनुमान अपेक्षाएं हैं, फिर उसके बाद सामान्य भाव है, फिर उसके बाद क्या है, विस्तृत पुष्टि रहेगी। उदाहरण है, एक छात्र किसी विषय पर लेख का शीर्षक भारत में मानसून देखता है। शीर्षक देखते ही उसके दिमाग में खेती, बारिश, बाढ़ जैसे शब्द सक्रिय हो जाते हैं और वह सुनने या पढ़ने से पहले ही 50% अर्थ समझ लेता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है शीर्ष, मतलब टॉप डाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए शिक्षण विधि में यह चर्चा, विचार मंथन और सारांश पर जोर देता है। तो इसमें हम लोग किस पर फोकस करते हैं, चर्चा पे, विचार मंथन पे और सारांश पे फोकस करते हैं। उपयोगिता, यह उन्नत शिक्षार्थी और तेज पढ़ने सुनने के लिए आवश्यक है। सादृश्य है कि एक हेलीकॉप्टर से जंगल को देखने जैसा है। आप पूरे जंगल को एक बार में देखते हैं, भले ही हरा पेड़ को अलग से ना पहचानते हो। इसके बाद देखिए तुलनात्मक है, यहाँ पे तुलना है। तो तुलना देखिए, तुलना किसके किसके अंतर्गत है, नीचे शीर्ष है, बॉटम अप और टॉप डाउन में के अंतर्गत है। तो देखो हम लोग बॉटम अप में क्या करते हैं, छोटे भाग से पूरे की ओर जाते हैं, जबकि शीर्ष में हम लोग क्या करते हैं, पूरे भाग से छोटे की ओर जाते हैं। निर्भरता क्या होता है कि जो टॉप बॉटम अप होता है उसमें पाठ पर निर्भर होता है, जबकि जो टॉप डाउन होता है उसमें पाठक श्रोता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। इसके बाद देखिए गति क्या होती है, इसमें बॉटम अप में धीमी और विस्तृत और थकाऊ होती है, जबकि टॉप डाउन में क्या होता है, चेद अर्थ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद है अक्षर ज्ञान और व्याकरणिक शुद्धता के लिए आपको बॉटम अप टीचिंग मेथड यूज़ करना रहता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अनुमान लगाने, संदर्भ करने और सामान्य भाव के लिए आपको टॉप डाउन उपागम का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। आप याद रखें कि सी टेट सी टेट में दोनों में ही आपका इसमें से एक से दो प्रश्न पूछने का ही, और खासकर सी टेट में पूछता ही है। इतने जो भी जो टीचिंग अप्रोचेस हैं, है ना, शिक्षण उपागम है, उसमें से क्वेश्चन वो पूछता ही है हर साल, है ना।
इसको पूरा पढ़ लेना। इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे में जस्ट लिंक मिल जाएगा, उसमें टैप करके आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।